गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? सबसे पहले तो आई एम प्लीज्ड एंड ऑनर्ड कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि ना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जैसे हम लोग जब उधर बैठते थे और लोग आते थे मोटिवेट करने के लिए, तो वी आर लाइक यार रोज ना भाषण दे के चले जाते हैं, अब आधे घंटे इनको सुनना पड़ेगा। कि हमें भी पता है तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, सबको पता होता है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये तो एग्री करते हो? और आरएस में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि खुद ही 3 साल लेता है, पर शॉर्टकट का आपको टाइम ही नहीं देता, क्योंकि खुद इतना लॉन्ग रास्ते से होते हुए आता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैम ने और सर ने आप लोगों को बताया कि पहले तो अंदर ठान लीजिए कि हमें करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले आप सबको ये रीजन पता होना चाहिए कि मुझे करना क्यों है। जैसे हर एक का अलग अलग रीजन होता है। किसी का होता है कि मुझे तो बस यही बनना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है। किसी का, जैसे हमारे बैच में ही एक थे, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही आरपीएस थी, उन्हें बस खाकी से प्यार था, तो ही वांट कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है ना। किसी का होता है कि नहीं, जो स्कीम्स अभी चल रही हैं वो जो ग्राउंड लेवल पे इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, मैं जाऊंगा, मैं वहां पे इम्प्लीमेंट करूंगा। एक मतलब रीजन क्या है कि आरएस देना क्यों है। मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब है, आरएस है ना, एक हमारा प्राइवेट है। साइंस बैकग्राउंड के बहुत लोग हैं, बीटेक कितने हैं इसमें से? बस 2 ही लोग हैं। जैसे जनरली क्या होता है, जैसे बीटेक हो गया या कॉमर्स बैकग्राउंड का हो गया, तो आप लोग सीए दे सकते हैं। बीटेक वाले एमटेक करके अच्छा एमएनसीज में जा सकते हैं, पैकेज वहां पे ज्यादा अच्छा है ना, फॉरेन जाने को मिलेगा। यहाँ पे बन गए तो गांव में रहना पड़ेगा, ऑफिस में इतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जरूरी नहीं है स्टाफ हमेशा अच्छा मिले, काम भी करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। तो फिर ये सब परेशानी झेलने को तैयार है, और अगर तैयार है तो क्यों तैयार है? अगर ये अंदर से ठान लिया है, पहले जान लो कि भाई मुझे करना है। अब अगर मन में आ गया कि मुझे करना ही है और मेरा रीजन पर्टिकुलर ये है, तो बस उस एक रीजन को ना हमेशा अपनी डायरी में लिख के रखो, ताकि जब भी डीमोटिवेटेड फील हो तो एक बार बस उसको पढ़ लो कि जब पहले दिन शुरुआत करी थी तो इस कारण से करी थी। किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी का खुद का अंदर का हो सकता है, किसी ने हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया हो, किसी की कंडीशन ऐसी देखी हो, तो लगा हो कि यार मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं जब बड़ा होऊंगा और जब मैं कुछ अच्छी पोजीशन पे जाऊंगा तो आई विल हेल्प दीज ऑल पीपल, है ना। तो वो सब अपने अंदर ठान लो। तो जब भी ऐसे लगेगा ना कि यार आज तो नहीं हो रहा, या लगेगा यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एट दैट पॉइंट बस वो खोलना है और पढ़ना है कि यार पता नहीं, खुद के लिए तो नहीं पता, पर इस रीजन से तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी को तो सोच के स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है। इसके सिवा अब जैसा कि सबने बताया, 3 फेज है हमारे प्रिपरेशन के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स और मेंस को एक इंटीग्रेटेड मान के तैयारी करें। कुछ लोग, बहुत लोग मुझे भी, मेरे साथ वाले ऐसे मिलते हैं जो पहले ऐसे बोलते थे कि पहले हम प्री की तैयारी करेंगे, और अगर प्री निकल जाता है उसके बाद सोचेंगे कि मेंस कैसे करना है। तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ठीक है कई बार एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, पर अभी जैसे चल रहा है तो शायद रेगुलर होंगे एग्जाम ना, आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो उसको इंटीग्रेटेड मानते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम भी है और ओवरलैप भी करता है काफी हद तक। और अगर नहीं करता है तो जो टॉपिक्स अलग है वो करें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस के लिए। जैसे हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे तो हमारे एक सर थे, वो हमें कहते थे कि तुम लोग प्रीलिम्स के लिए इतना दुखी रहते हो कि सर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे क्या करेंगे। बोले प्रीलिम्स तो बहुत ईजी है, आंसर तुम्हारे सामने है, बस चूज ही तो करना है उसमें से एक। मेंस है डिफिकल्ट ना, क्योंकि उसमें तुम्हें पता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया। अब तुम्हें खुद ही फ्रेम करना है कि स्टार्ट कहाँ से करूं और एंडिंग इसकी कैसे करूं। अब जैसे सपोज आप लोगों को किसी की कॉपी चेक करनी है, या किसी ने कुछ ऐसे लिखा, या किसी ने कुछ लिख के भेजा है ना, या फिर ऐसे मान लो जो हम लोग ही यहाँ बोल रहे हैं, तो अगर हम लोग स्टार्टिंग भी ऐसा ही कर दें कुछ, है ना, मतलब ऐसे मरे मरे से बोले हाँ ठीक है कर लेना हो जाएगा, सब करते हैं, तो कितने आप लोगों में से इंटरेस्टेड है जो सुनना पसंद करेंगे। वही सेम आपकी आंसर राइटिंग में भी वो स्किल झलकती है। अगर आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग है, चाहे किसी कोटेशन से स्टार्ट किया हो, चाहे किसी एनेक्डोट से स्टार्ट किया हो, जैसे ऐसे राइटिंग में हम लोग करते हैं, है ना, और उसकी एंडिंग फिर हमने बहुत अच्छी करी, तो वो एग्जामिनर को बांध के रखता है। मतलब ही वाज सो क्यूरियस कि भाई इस बंदे ने लिखा क्या है, मुझे एंड तक पढ़ना है। अदरवाइज ही वाज लाइक कि यार मतलब आपने 100 वर्ड्स वाला आया, वो 10 मार्कर होता है जनरली क्वेश्चन ना, और 5 मार्कर होता है 50 वर्ड्स का। तो 50 वर्ड्स में आपको पूरा एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, आप कितना एक्सप्लेन कर दोगे?
तो उसके लिए आपको अपने वर्ड्स बहुत ही ज्यादा वाइजली चूज करने पड़ेंगे, तभी आप उन 50 वर्ड्स में उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब तैयारी आप लोगों ने ठान लिया कि मुझे आरएएस करना है, फिर होता है कि हम तैयारी शुरू कैसे करें शुरुआत से, है ना। तो आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे, जैसा मैम और सर ने बताया वो भी है। लेकिन एक चीज होती है करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर रीडिंग ना। तो बहुत पहले क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में नए नए रहते हैं ना, तो आपको न्यूज़पेपर रीड करना नहीं आता। मतलब हम लोगों के साथ भी होता था, जब हम लोग न्यूज़पेपर रीड करते थे, वी डोंट नो कि इसमें से हम क्या छोड़ें और क्या हमारे काम का है। 2-2 ढाई-ढाई घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाते थे। तो इतना टाइम नहीं रहता ना आपके पास कि आप 2.5 घंटे 3 घंटे एक न्यूज़पेपर को दे रहे हो, फिर उसमें से नोट्स बनाओगे और बाद में पता चला कि यार जो ये बनाया और जो पढ़ा ये तो फालतू का था। तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि वो जो न्यूज़पेपर आया 8-10 पेज का, उसमें से आपके काम का क्या है। तो उससे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले साइट पे जाओ, सिलेबस प्रिंट करो और उसको अपने रूम की वॉल पे लगाओ। उसको दिन में 2-3 बार जितनी बार देख सकते हो देखो, ताकि तुम्हें वो बाय हार्ट लर्न हो जाए, कि जैसे तुम न्यूज़पेपर खोलो तुम्हें पता हो कि ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है और ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये मुझे लिखना है, ये इसका मुझे नोट्स बनाना है। जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही इम्प्रोवाइजेशन होगा। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप अपना खुद से महसूस करोगे, जब आप पहला क्वेश्चन अपना आंसर राइटिंग का करोगे, कई बार खुद को पढ़ के हंसी आ जाती है कि यार ये तो मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा, एग्जामिनर को कैसे अच्छा लगेगा। और वही चीज अगर आपने कंसिस्टेंटली करी, 10 दिन बाद आपको लगेगा यार ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, प्रेजेंटेबल है ना। तो दूसरी चीज कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क तो सब करते हैं, पर हमें हार्डवर्क करना है स्मार्टर वेज में, क्योंकि इतना टाइम अब किसी के पास नहीं है। पहले बोलते थे कि नहीं नहीं हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्लो हो तो क्या हो गया। कछुआ और टॉर्टोइज वाली तो सबने सुनी है, मतलब सॉरी कछुआ और रैबिट वाली, है ना सॉरी, रैबिट और टॉर्टोइज वाली कहानी सबने सुनी है। टॉर्टोइज वाज स्लो, है ना, स्टिल ही विंस द रेस, है ना, स्टेडी एंड स्लो कंसिस्टेंसी विंस द रेस। नहीं, 21st सेंचुरी आ गई है, आपको कंसिस्टेंट भी रहना है, साथ साथ फास्ट भी रहना है। क्योंकि आंसर राइटिंग में अगर आप स्लो रह गए और सिर्फ सोचते ही रह गए कि बहुत अच्छा आंसर प्रेजेंट करूंगा, तो नहीं हो पाएगा, पेपर छूट जाएगा, तो आप वैसे ही पीछे हो गए। आप अगर सोच के देखो, 2 10 10 मार्क करके अगर क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप 20 नंबर तो वैसे ही पीछे हो गए। अगर किसी को उसमें 5 नंबर भी मिल रहे थे तो 10 नंबर, यहाँ तो 1 नंबर पे रैंक चेंज हो रहा है। तो आप वो 10 नंबर अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से ना। तो सबसे पहले अपना आपने सिलेबस प्रिंट आउट किया, है ना, पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना न्यूज़पेपर रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप न्यूज़पेपर के नोट्स भी बनाइए, वो स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। जैसे मैम ने आपको स्ट्रेटेजी बताई पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, है ना, वो स्ट्रेटेजी उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। जरूरी नहीं है मैं कुछ बताऊं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, पर जरूरी नहीं है कि आप लोग सब उससे एग्री करते हो, है ना। पर इसमें फिर थोड़ा रिबेलियस होने की जरूरत नहीं है, आपको अगर कुछ तो पॉइंट सही लगते होंगे कि यार ये चीज हमें सही लग रही है, उसमें से आप सिर्फ वो पॉइंट्स लीजिए जो आपको आपके अकॉर्डिंग सही लगता है, कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये ठीक लग रहा है ना। मेक इट ए हैबिट। एक्चुअली रोज पढ़ना, अखबार पढ़ो, रोज 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जस्ट मेक इट अ हैबिट। जैसे हम लोग अनकॉन्शियसली सुबह उठते कुछ लोगों की हैबिट होती है पानी पीने की, है ना, कि हमें 1 गिलास पानी पीना है। 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि यार सुबह सुबह जा ही नहीं रहा अंदर। आफ्टर 7 डेज और 10 डेज वो एक एज ए हैबिट डेवलप हो जाती है। तो जस्ट मेक इट अ हैबिट कि सुबह उठते ही आपको अखबार पढ़ना है, या सुबह उठते ही आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो हमें उठ के उसके 2 पेज पढ़ने हैं, है ना। आप फ्रेश माइंड से कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। दूसरा, एक कुछ लोगों का रहता है कि मैम सुबह उठ के सब कहते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, है ना, मेमोराइजिंग पावर अच्छी रहती है। कुछ लोग कहते हैं मैम अगर हम सुबह उठ के पढ़ते हैं तो हमें तो याद ही नहीं रहता, है ना, रात में। तो इट्स अप टू यू, हर इंसान डिफरेंट है ना, तो उसकी ग्रेस्पिंग पावर भी डिफरेंट है। ठीक है। दूसरा, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली मेरे लिए ये बहुत काम किया था, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपना मैप लेके आइए, एक वर्ल्ड का मैप लेके आओ, एक राजस्थान का मैप लेके आओ, बड़ा बड़े साइज में ना, और उसको अपने वॉल पे लगाओ रूम के। तो जब भी कोई ज्योग्राफी पढ़ते हो उसमें कोई लोकेशन आती है, जस्ट सी इट ऑन द मैप।
तो जैसे कई बार लोकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि मतलब मेडिटेरेनियन सी को कौन से कंट्रीज टच कर रहे हैं या ये आइलैंड कहाँ पे स्पेसिफिकली लोकेटेड है, तो वो आपकी विद इमेज लोकेटेड होगा आपके ब्रेन में, तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है रेदर देन वैसे रटने के। अगर चीजों को आप विजुअलाइज करते हैं, जैसे कुछ चीजें हम लोग सिर्फ सुनते हैं वो हमें कम याद रहता है, कुछ चीजें अगर हम इमेज के साथ सुनते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। तो बस इसके सिवा जैसे प्री हो गया आपका, फिर आया आपका मेंस। जैसे कि मैम ने बताया था कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जीएस के हैं तीनों हमारे, है ना। उनमें हर इंसान बराबर मेहनत करता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिफरेंस लाएगा वो होगा आपका पेपर 4। हमारे बैच में तो स्पेशली बहुत ज्यादा डिफरेंस आया था इससे, जैसा कि 148 हाईएस्ट मार्क्स थे। तो जिसके अगर 148 भी नहीं माने आप, अगर 140 भी आ गए और बाकी जीएस में अगर उसने सिर्फ ओके ओके स्कोर किया, और लेकिन जिसने अच्छा स्कोर कर, क्योंकि आप जीएस में कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपने हाईएस्ट देखा तो 110, 112, इससे ज्यादा जनरली बहुत कम लोगों के आएंगे, ठीक है। तो अगर उसमें उन्होंने 100 भी स्कोर किया और इसमें 140, तो 40 मार्क्स का डिफरेंस वो सिर्फ एक पेपर से ले आए हैं। तो इसलिए हिंदी स्टार्टिंग से कीजिए, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, है ना, बेसिकली। और बीटेक किया था मैंने, और मेरा मीडियम भी हमेशा इंग्लिश रहा था। तो मुझे हिंदी में स्पेशली बहुत इशू आया था, क्योंकि मैंने 10th के बाद कभी हिंदी पढ़ी ही नहीं थी। तो फिर मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आई स्कोर्ड 113 पेपर 4 में ना, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि 148 हाईएस्ट थे, लेकिन बहुत बुरा स्कोर नहीं था। और मैंने लास्ट में, जैसा मैम ने बोला, हम लोगों ने गलती करी, इसलिए हम लोग बार बार सिर्फ इसी पे स्ट्रेस देते हैं कि स्टार्टिंग से हिंदी पे और इंग्लिश पे स्ट्रेस देना शुरू करो, क्योंकि हम लोगों ने तो लास्ट के सिर्फ 2-3 महीने जब बचे थे, फिर तब हिंदी पढ़ना शुरू किया था। तो हिंदी और इंग्लिश तुम्हारा पूरा रैंक डिसाइड करेगी पूरे टाइम पे, ठीक है। इसके सिवा फिर मेंस हो गया आपका, फिर आता है आपका इंटरव्यू। जैसा सर अभी आपको बता के गए कि सिर्फ बुकिश नॉलेज सफिशिएंट नहीं है ना। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही अपनी आंखें, अपने कान और अपने दिमाग सारे खुले रखो, अपने आसपास की चीजों को विजुअलाइज करो, उन्हें एनालिसिस करो। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो जिन्होंने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है, ठीक है। तो वो सब आप देखो, मतलब कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है ना आपसे। तो इंटरव्यू में नॉर्मल, जैसे आप गए जयपुर से अजमेर गए आप इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यूअर सीधा पूछ सकता है कि आप कौन सा हाईवे से आए हो, एनएच नंबर बताओ, है ना, आपने कौन सा रास्ता दिया, सारे स्टॉप बताओ जयपुर टू अजमेर के। तो आपको मतलब हर एक चीज ऐसे लो ना कि ठीक है, डे टू डे रूटीन लाइफ में बहुत छोटी है, लेकिन ये ही इन द एंड बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। ज्यादा जैसे अब मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजी सर और मैम ऑलरेडी काफी अच्छे से बता चुके हैं। तो बस इन द एंड में सिर्फ इसी नोट पे बोलना चाहूंगी कि लाइफ आपकी है, आपने डिसाइड किया है कि आपको ये करना है, क्यों करना है वो भी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है। तो जस्ट डू इट योर बेस्ट, गिव इट योर बेस्ट शॉट। और उस पर फिर ये मत करो कि नहीं मैम पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, हर किसी को आता है ना ये तो, क्योंकि 4 साल है। आज तक कोई ऐसा इंसान देखा है जो 4 साल तक एक ही पेस से रहा हो? आप 24/7 भी एक ही मूड में नहीं रह सकते ना। हफ्ते के 7 दिन एक ही मूड में देखा है कभी किसी इंसान को कि वो बहुत खुश है तो 7 के 7 दिन खुश मिलता है? नहीं पॉसिबल है ना। अगर कोई दुखी है तो वो 7 दिन दुखी भी नहीं रह सकता। तो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, वो आते हैं और सबकी लाइफ में आते हैं। जो टेबल के इस साइड हैं उनकी लाइफ में भी आए हैं, और आप लोग जो उस साइड हैं आपकी लाइफ में भी आएंगे, है ना, और पहले भी आए होंगे। जस्ट फील योर सेल्फ लकी इनफ कि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोग यहाँ तक आ गए हो। अदरवाइज कितने लोग हैं हमारे यहाँ, कभी जाके बाहर देखो कितने लोग हैं जो सपने तो बहुत बड़े देख सकते हैं, लेकिन उनके पास ना अपॉर्चुनिटी है ना रिसोर्सेज है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सपने भी बड़े नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि ऐसा पॉसिबल है, कि आप ऐसा कर भी सकते हो, आपकी ह्यूमन कैपेसिटी उस लेवल तक जा भी सकती है। तो यू ऑल आर जस्ट लकी इनफ कि आपको रिसोर्सेज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, गाइडेंस भी है। तो जस्ट मेक इट 100% ऑफ योर सेल्फ ना, गिव इट योर बेस्ट शॉट। जो आपको दिया जा रहा है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर रिसोर्सेज, और उसका बेस्ट यूटिलाइज करो।
किसी एक टॉपिक के बारे में 10 बार अलग अलग बुक से मत पढ़ो। 10 बुक एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही बुक 10 बार पढ़ो। उससे क्या होगा कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर आपने एक ही टॉपिक के बारे में 10 अलग अलग किताबें पढ़ ली और सिर्फ एक एक बार पढ़ी, आपको कुछ याद नहीं रहता इन दैट। कभी ऐसा कोई देखा है जिसने एक ही बार कोई बुक पढ़ी और उसे उसका सब याद रहा है? नहीं, इट टेक्स मिनिमम मिनिमम 3 टाइम्स कि आपने जो पढ़ा है आप उसको याद रख सके। तो इसलिए जब भी कोई भी पेपर आप देने जाओ ना, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह भी होती है, तो मिनिमम मेक श्योर कि आपका जो सिलेबस उस सीरीज में आ रहा है, टेस्ट सीरीज में एग्जाम में आ रहा है, उसका मिनिमम 3 बार रिवाइज करके फिर अपना टेस्ट अटेम्प्ट करो। क्योंकि जब आप 3 बार करते हो देन इट गॉट इम्प्रिंट ऑन योर माइंड। उससे पहले इट्स 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो वाइप आउट हो जाता है। और जितना ज्यादा लिख सकते हो, जितना ज्यादा उतना ज्यादा लिखो। मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैम पढ़ लिया, मैम याद कर लिया, लिख लेंगे, जब पेपर आएगा तब लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी चीज लिखोगे, जस्ट मेक श्योर कि जैसे अभी आप कोई एप्लीकेशन लिखने को दे दे कि लीव एप्लीकेशन लिख लो, है ना, कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए, आपकी लैंग्वेज और वही एप्लीकेशन जब आप 10 बार लिखोगे तब आपकी लैंग्वेज, देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। अपने आप आता है, आपको वर्ड्स का सिलेक्शन करना अपने आप आ जाएगा। 50 मार्क, 50 वर्ड्स में 5 मार्कर क्वेश्चन में आपको क्या वर्ड्स यूज करने हैं, क्या हाईलाइट करने हैं, पहले 2 लाइनों में कौन सी लाइनें आपको यूज करनी है, ताकि आपका क्वेश्चन वर्दी लगे, सामने वाले को बांध के रखे कि इसने नीचे की 3 लाइनों में और क्या लिखा होगा। ये आपका काम है, आप ये किसी और पे नहीं डाल सकते। जैसे कि अब जैसे कई बार होता है, डिमोटिवेटेड फील होता है कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे और उसके मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। डोंट गेट जेलिस, है ना। वो आपसे आगे है कंपटीशन में, ठीक है, पर उसको जेलिस ही नहीं होना, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आप उस पर्टिकुलर इंसान से ना अपने आप को काटने लग जाते हो। जस्ट गेट टू नो दैट पर्सन कि भाई तूने क्या लिखा था पेपर में इतना अच्छा कि यू गॉट स्कोर्ड सो वेल, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बहुत बार ऐसा खुद ने महसूस किया है कि जो लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं किसी के नहीं आ पाते, तो वो उन्हें ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार उसके तो अच्छा आया था, मुझे उससे बात ही नहीं करनी, मैं मेरा खुद ही देख लूंगा। नहीं, मेक इट अ कंपटीशन। तुम्हारा कंपटीशन सबसे पहले तुम खुद दो, फिर कोई और है। आज अगर तुमने 7 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है, तो कल तुम्हें 8 लाना है, फिर 9 लाना है, लेकिन जिसके 9 आ रहे हैं उससे सीखो कि उसके 9 आ क्यों रहे हैं, तभी तो अपने आप को बेटर कर पाओगे। हार्ड वर्क, वो भी स्मार्ट तरीके से। दूसरा कंसिस्टेंसी। तीसरा, तुम्हें पता होना चाहिए कि राइटिंग किस तरीके से और कब करनी है ना। ये सारी चीजें जब एक कॉम्बिनेशन में आएंगी तब जाके वो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। और जब भी डिमोटिवेशन फील हो, जैसे सर ने बोला कि बिना मन की तो पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है, आज लगा कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, छोड़ दो। डू वॉट एवर यू फील ना। एक हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में अगर एक दिन खुद के लिए निकाल लिया तो कुछ पाप नहीं किया है ना। क्योंकि एक, जब हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो हम भी तो 7 दिन ऑफिस नहीं जाते, हमें भी रेस्ट मिलता है ना। और जिस दिन जैसे मार्च के मंथ में जाते हैं तो इट गेट वेरी एग्जॉस्टेड, रियलिटी है। फिर हमें लगता है कि अब हमें ब्रेक चाहिए, वो महीना भर पूरा मार्च हो गया, अब हमें ब्रेक चाहिए, खुद के लिए एक दिन चाहिए। तो वो आपका तो पूरा ब्रेन यूज हो रहा है ना, सारा मेमोराइज करना है, लिखना है, और प्रेशर आ रहा है ऊपर से। एंड एक नॉर्मल लाइट प्रेशर इज हेल्दी फॉर योर इम्प्रोवाइजेशन, है ना, वो होना भी चाहिए। इतना लाइट वेट नहीं होना चाहिए कि देखी जाएगी जो होगा, मैं तो कर तो रहा हूँ, नहीं नहीं, ये ऐसा माहौल भी नहीं चाहिए ना कि हाँ ठीक है मुझे करना है, थोड़ा प्रेशर इज हेल्दी। तो जैसे अगर कभी हो कि आज पढ़ने का मूड नहीं है, मूवी देखने का है, मूवी देखो, गाने सुनने का है, गाने सुनो, बाहर जाने का है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का है, डू इट। हो सकता है वहां से कुछ मोटिवेशन मिल जाए, हो सकता है तुम्हारा दोस्त अपने लाइफ में बहुत बेटर कर रहा हो, तो उसको देख के लगे कि यार देखो इसने कर लिया, दैट्स व्हाई ही इज एंजॉयिंग दैट मच, अब बस मुझे भी जाके लगना है ताकि मेरा हो जाए, देन आई विल डू इट द सेम वे। तो वो मोटिवेशन तो आपको कहीं ना कहीं खुद को ढूंढना पड़ेगा। किसी को गाने सुनने में आता है, किसी को मूवी देख के आता है, किसी को बाहर चिल करने में आता है, किसी को डांस करके आता है, तो लिव इट योर ओन वे, है ना। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है उसमें। ये 1 बार 2 बार हो तो ठीक है, पर हफ्ते में 4 बार ऐसा हो रहा है वो सही नहीं है।
इन दैट केस तो जबरदस्ती किताब खोल के पढ़ना पड़ेगा कि मतलब हफ्ते में एक बार हुआ ठीक है, कभी कभी लगा बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन आ गया, ठीक है 2 बार भी चल जाएगा, पर 4 बार ऐसा हो रहा है देन दैट्स अ सीरियस इशू, है ना। तब हम ऐसा नहीं कर सकते। और यकीन मानिए जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, बहुत तरीके के लोगों से मिलेंगे, इवन फैमिली वाले रिश्तेदार ही बोल देंगे बेटा क्या कर रहे हो, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अरे कब से तैयारी कर रहे थे, अभी तो रिजल्ट नहीं आया तुम लोगों का। नहीं डिमोटिवेटेड होना है, क्योंकि यही लोग हैं जो सिलेक्शन के बाद खुद आएंगे और आगे से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हमारा रिश्तेदार है और अभी ये कर रहा है। तो बस जस्ट स्टिक टू दैट फीलिंग ना, कि उस टाइम आपको कैसा लगेगा, आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा। बस इसलिए इन द एंड कि सबको बोल सकते, जैसे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज हुई मार्क्स अच्छे नहीं आए, घर वाले पूछ लेते हैं बेटा क्या हुआ मार्क्स अच्छे नहीं आए, देन यू ऑल विल बी लाइक पापा पता नहीं मेहनत तो करी थी, पता नहीं उन्होंने दिए ही नहीं, पापा मेरे तो आंसर ही नहीं पढ़े थे पूरे। ठीक है बोल दिया, सबको झूठ बोल सकते हो बट यू कांट लाई टू योर सेल्फ, है ना। जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपना 100% दो, खुद के प्रति ईमानदार रहो, उसके बाद रेस्ट इज अप टू द गॉड, है ना। क्योंकि जब आप अपना 100% देते हो ना, तो आपको किसी तरीके का रिग्रेट नहीं होता। जैसा मैम ने बोला कि काश बहुत ही बुरा होता है, तो आप हर एक पेपर के बाद अगर ये सोचो काश उस टाइम मैंने ये कर लिया होता, तो वो काश बहुत बुरा होता है लाइफ में, है ना। जस्ट मेक श्योर कि आप खुद के प्रति ईमानदार हो। अगर आप इतनी मेहनत करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो फिर भगवान आपके साथ ही है, ये मान के चलिए। क्योंकि ना जिसकी बोनाफाइड इंटेंशन है और वो मेहनत भी कर रहा है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान आपको डिसअपॉइंट करेगा। आप उससे डिसअपॉइंट मत कीजिए, वो आपको नहीं करेगा। जस्ट ट्रस्ट इन दैट, क्या बोलते हैं, इनविजिबल पावर, जो कि कहीं एग्जिस्ट करता है इस गैलेक्सी में, वो आपके ऊपर है कहीं ना, और वो आपको देख रहा है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको डिसअपॉइंट ना करें, आप अपना 100% दें, क्योंकि उसने आपको इस वर्दी बनाया, इस कैपेबल बनाया है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ना। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसका 100% यूटिलाइजेशन करें। बाकी तो रेस्ट सर बताएंगे। जस्ट ऑल द बेस्ट गाइज।